आखिर मेरठ में दलित बेटी के साथ हुए कांड के बाद में ऐसा कौन सा नया समीकरण बना जिसने भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम कर दी? और क्यों राजनीतिक जानकार ये कहने लगे कि 27 का हाल 24 से भी बुरा होने वाला है? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मेरठ में दलित बेटी के साथ बीजेपी सरकार में जो कुछ हुआ और उसके लिए न्याय की लड़ाई को भाजपा सरकार और उसकी पुलिस ने जिस तरह रोकने की कोशिश की, इससे यूपी में दलित समाज के साथ साथ पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में भयंकर नाराजगी है। तभी तो इसी बीच 27 की बैसाख के तौर पर अखिलेश की बैकिंग से चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ ऐसा खाका तैयार किया जो अगर कामयाब हुआ तो 27 में भी बीजेपी की हालत 24 के लोकसभा चुनाव जैसी होनी तय है। दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि कोई कुछ भी कहे, मगर इस नए गठजोड़ और समीकरण के इस कदम से भाजपा खेमे में 24 के लोकसभा के चुनाव के नतीजे, जिसमें बीजेपी यूपी में पिछले चुनाव के मुकाबले साफ हो गई थी, उसी स्थिति की आशंका दिख रही है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ आगे बताता हूं। उससे पहले आपको बताएं कि आप देखिए कि एक तरफ जहां बीजेपी केंद्र के स्तर से लेकर यूपी के स्तर पर घिरी है, राम मंदिर चंदा चोरी, लूट से लेकर विरोधियों, विपक्षियों, खासतौर पर अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ अत्याचार पर तो कहिए ही मत। आम दलित को तो छोड़ दीजिए, संसद में बैठने वाले दलित सांसदों के साथ क्या कुछ हुआ। आपने अखिलेश के दलित सांसद रामजीलाल सुमन पर, उनके घर पर हमला देखा है। खुद चंद्रशेखर के साथ भाजपाइयों ने और बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है। इस बीच मेरठ में दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद बीजेपी पुलिस ने जो कुछ किया, वो दलित समाज का भाजपा के प्रति आक्रोश को पराकाष्ठा पे ले जाता है। आप इस वीडियो को देखें जिसे चंद्रशेखर ने शेयर कर योगी सरकार और भाजपा के असली चेहरे को दिखाने की कोशिश की। इसके आगे का वीडियो तो और ज्यादा भयावह है, दलितों के खिलाफ पुलिस और भाजपा सरकार का। इसीलिए अखिलेश ने योगी पुलिस की बर्बरता के वीडियो को शेयर करके लिखा, भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही। मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार सहित अन्य लोगों पर किया गया प्रहार और लाठीचार्ज निंदनीय है। जब प्रदेश प्रमुख ही सरेआम एक मृतक की मां के साथ असंवेदनशील होने का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उनकी पुलिस से कोई उम्मीद करना बेईमानी है। इसी पर आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने मेरठ में भी बीते दिनों हुई घटना पर पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए एसएसपी की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत की। जाहिर है दलित समुदाय के साथ यह सब तब हो रहा है जब यूपी के कई दलित सांसद आते हैं, लगातार आवाज उठा रहे हैं, इंडिया गठबंधन का साथ मिल रहा है, मगर बीजेपी सरकार और पुलिस का दलित विरोधी वही अंदाज है। इस बीच आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की बैकिंग से, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्लान तैयार किया जिससे बीजेपी की बिसात कम से कम 15% बिखरनी, टूटनी तय है। और ये 15% डेंट भाजपा को यूपी में 150 पर पटकने की ताकत रखती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद दलित समुदाय के जाटो जाति से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल दलित आबादी लगभग 21% है, जिसमें से अकेले जाटो समाज की हिस्सेदारी करीब 11 से 12%। मायावती बीएसपी के कमजोर होने के बाद चंद्रशेखर आजाद तेजी से दलित युवाओं, विशेषकर पश्चिमी यूपी के जाटो वोटर्स के बीच अपनी पैठ बना चुके हैं। नगीना लोकसभा सीट पर उनकी एक तरफा जीत ने यह साबित किया कि उनके पास अपना एक मजबूत कमिटेड वोट बैंक है जो किसी भी दल का खेल बिगाड़ सकता है। सवाल ये है कि चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ आना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए झटका होगा या फिर अखिलेश या दूसरे लोगों के लिए। सपा को बड़ा खतरा या बीजेपी को ज्यादा नुकसान? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस गठबंधन से सबसे ज्यादा नुकसान
जो दिख रहा है वो एक तरीके से मौजूदा वक्त में सत्ता पक्ष के लिए, जिस तरीके से जो अंदाज सत्ता पक्ष का दिखाई दिया 2017 के बाद से लेकर अब तक, और ख़ास तौर पर मायावती के सक्रिय राजनीति से हाशिए पर चले जाने के बाद, यही कहेंगे क्योंकि राजनीति में नंबर और आंकड़ों के सिवा कुछ भी मायने नहीं रखता। जनता में आपकी लाख पॉपुलैरिटी हो, आपकी बहुत तारीफें हो, आपके पास नंबर गेम नहीं, सांसद विधायक नहीं, तो फिर यू आर गुड फॉर नथिंग, आप शून्य हैं। तो यही स्थिति है दोस्तों। अब दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के आईने में भारतीय जनता पार्टी की जो बिसात बिछती हुई दिखाई दे रही है, किसमें? क्योंकि उसमें उस 24 के चुनाव में पिछड़े और दलितों ने ही भारतीय जनता पार्टी का वो हश्र राजनीतिक तौर पर किया था जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। उसे लगा था ऐसे कैसे हो सकता, और दरअसल दलितों ने ही और पिछड़ों ने ही जब जब चोट किया है ऐसे कम्युनल फोर्सेस को, तब तब इन्होंने बल का प्रयोग करना शुरू किया। यूपी के दलितों और यूपी के पिछड़ों ने जब चोट करके पहुंचाया, इन्हें 240 पे धराशायी किया, तो फिर इन्होंने बंगाल में खेला किया, फिर इन्होंने महाराष्ट्र में खेला किया, और फिर वोट ईवीएम की बात छोड़ दीजिए, वोटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट से लेकर के क्या कुछ करना नहीं शुरू किया। यानी कि दलितों के पावर के आगे बड़े से बड़े सत्ताधीश बेबस नजर आते हैं। और इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि सामने अगर किसी शख्स के पास में आप बहस करें, बातचीत करें, तर्क नहीं है, तो फिर नाराज होगा, गुस्सा होगा, गाली गलौज करेगा, और ज़्यादा फोर्सफुल है तो फिर आपके साथ बल का प्रयोग करेगा। यही इस पार्टी के साथ में हो रहा है। आपने जो कुछ देखा, तोड़ फोड़, ये वो सब कुछ उसी का नतीजा। मतलब दलित और पिछड़ा इतना फोर्सफुल है, इतना ताकतफुल है कि अगर वो अपने ताकत को समझकर प्रयोग करे तो राजनीति, लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को कुचलने वाली पार्टियां हाशिए पे तो छोड़ो, डस्टबिन में जाएंगे। अब दोस्तों एक और बात कि गैर यादव ओबीसी बनाम गैर जाटो दलितों की जंग का फायदा इंडिया गठबंधन को मिलना तय है। इसका सीधा नुकसान बीजेपी को। आप देखें, बीजेपी ने पिछले चुनाव में गैर यादव ओबीसी जैसे मौर्य, कुशवाहा और गैर यादव जाटो दलितों के सहारे जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल की। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर मौर्य शाख के वोटों का एक हिस्सा भी बीजेपी से छिटकाने में कामयाब रहे तो इंडिया के लिए अपनी पुरानी सीटें बचाना मुश्किल ही नहीं, धराशायी होने की तरफ जाएंगे। ऐसे में इस नए और उभरते हुए तीसरे मोर्चे से निपटने के लिए नित नई रणनीति बनाने में अभी से लगे हुए हैं। दोस्तों यूपी में देखें आप, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा है, मगर चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आने से केशव प्रसाद मौर्य के लिए चुनौती तो बढ़ेगी ही और बढ़ चुकी है, साथ ही बीजेपी के उस वोट बैंक को भी बिखेरेंगे जिससे और जिसके सहारे 27 के चुनाव में 24 के लोकसभा चुनाव में हुए भयंकर नुकसान की भरपाई का सपना देख रहे थे। ऐसे में बीजेपी गैर जाटव दलित जातियों, पासी, धोबी, कोरी को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थी पर फोकस इनका बढ़ रहा है। दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इस देश के अंदर वोट बैंक नहीं तैयार किया है, लाभार्थी तैयार किए, सीधे सीधे पैसा डाल करके। आप देख लीजिए, सीधे सीधे के घरों में राशन दे करके, और फिर बात करते हैं कि हमने देश से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो फिर गरीबी रेखा से ऊपर आपने निकाला तो फिर उनको ये 5 किलो राशन देने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो महीने में 500 रुपये आप जो भीख के तौर पर देते हैं इन छोटे किसानों को, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ उस डिश में तड़का लगाने की कोशिश है, हिंदुत्व की उस डिश में जिसके जरिए से इनके तरफ खिंचे हुए चले आए। दोस्तों जाहिर है चंद्रशेखर आज़ाद की युवाओं में बढ़ती लोकप्रियता, स्वामी प्रसाद मौर्य का सियासी अनुभव मिलकर यूपी 27 की लड़ाई को इस तरीके से त्रिकोणीय बनाने में एक नया मादा रखता है जिसमें योगी और बीजेपी दोनों को डेंट लगाएंगे। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर ये गठबंधन जमीन पर सही से उतरता है तो बीजेपी के लिए लखनऊ की गद्दी का रास्ता पेचीदा होगा। अब ये मुलाकात दोनों की 27 विधानसभा चुनाव से पहले हुई, जब यूपी की राजनीति में बीएसपी के पतन और एनडीए की मजबूती के बीच छोटे दलों का तीसरा मोर्चा बनाने की चर्चा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी बहुल बेस को टारगेट करते हैं, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद युवा, दलितों, खासकर जाटों में बढ़ते हुए प्रभाव वाले। अब ऐसे में दोस्तों
पर्दे के पीछे से सही स्ट्रैटेजी के साथ में अखिलेश और इंडिया गठबंधन की बैकिंग इनको मिली, तो फिर बीजेपी का वो वोटर जो अभी तक बीजेपी के साथ चिपका हुआ है, उसको 2024 के लोकसभा के नतीजे की शक्ल में लाने का मादा तो रखते ही हैं। एक के बाद एक दलितों के खिलाफ हो रही ये घटनाएं, आपको याद है वो बरेली की वो घटना कि जब एक दलित शख्स को मारा जा रहा था, मारने वाले क्या कह रहे थे, हम बाबा के लोग हैं। तो उस शख्स के चेहरे नाम, मुंह पर क्या नाम, जुबान पर क्या नाम था, राहुल गांधी। ऐसी दसियों मिसालें उत्तर प्रदेश में। और इस स्थिति को फिलहाल भाजपा या तो समझ नहीं पा रही, या तो समझकर जानबूझ करके उसे अपनी एजेंसियों और अपने उस हथकंडे पर भरोसा है जो उसने महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में किया, बंगाल और बिहार में किया। तो दोस्तों देखना होगा कि आगे की तस्वीर बनती क्या। इन तमाम समीकरणों को देख करके आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।